प्यारे बच्चों, आइए आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव भारती का पाठ 11 घाट बाबू पढ़ें। घाट बाबू के लेखक हैं विमल शर्मा। आइए हम उनका जीवन परिचय जानें। बंगला के सुप्रसिद्ध लेखक विमल शर्मा का जन्म बंगाल में 18 दिसंबर 1912 को हुआ था। लेखन में रुचि होने के कारण इन्होंने रेलवे के उच्च पद से इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्र लेखन करने लगे। इनकी कथाओं में सामाजिक कुरीतियों का वर्णन मिलता है। इन्होंने करीबन 60 से अधिक उपन्यास तथा कहानी संग्रहों की रचना की है। साहब बीबी और गुलाम इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, जिस पर लोकप्रिय फिल्म बनाई गई है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं खरीदी कौड़ियों के मोल, इकाई दहाई सैकड़ा, बेगम मेरी विश्वास, दायरे के बाहर आदि। इस कहानी का मूल भाव है, आप बड़े होकर क्या बनेंगे? किसी बच्चे से यह पूछा जाए तो जवाब में वह लेखक, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि पेशों से जुड़कर धनी सुप्रसिद्ध आदमी बनने की इच्छा सामने लाएगा। पर जो खुशी या असली सुख दूसरों को एक अच्छा, सुशिक्षित, सहृदय और परोपकारी मनुष्य बनाने में मिलेगा, जैसा पाठ के घाट बाबू ने किया, उसका कोई मोल नहीं है। आइए इस पाठ के शब्दार्थ जानें। अवाक, चकित, हैरान। निपट, एकदम, निरा। पटकथा, मुख्य कहानी। देहात, गांव। प्रेरणा, प्रेरित होना। दोषारोपण, दोष लगाना। साधना, अभ्यास करना। कतार, पंक्ति। चमरोधा, चमड़े का कड़ा देसी जूता। लोकेशन, कार्य को करने का निश्चित स्थान। साहित्यकार, साहित्य की रचना करने वाला। प्रस्ताव, किसी उद्देश्य के लिए की गई बात। ग्राम पंचायत, ग्राम में व्यवस्था रखने वाला मंडल। श्रद्धा, आदरपूर्ण आस्था या विश्वास। जुनून, किसी काम को करने की दृढ़ इच्छा। आइए अब पढ़ते हैं कहानी घाट बाबू। बचपन में पढ़ाते पढ़ाते एक दिन मास्टर साहब ने हमसे पूछ लिया था, बड़े होकर तुम लोगों में से कौन क्या बनना चाहता है? यह प्रसंग आ रहा है, लेखक और उनके मित्र, उनकी बातचीत चल रही है। वो एक दिन पढ़ रहे थे तो मास्टर जी ने उनसे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं? हम सब अवाक, यानी कोई वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। यह तो कभी सोचा ही ना था कि हम समझते थे कि यह काम हमारे माता पिता का है। हमने बड़े होकर क्या बनना है, ये उन बच्चों ने कभी सोचा ही नहीं था। उनकी दृष्टि में ये बातें तो माता पिता निर्णय लेते हैं। यही हमारे जमाने का नियम था। हम विद्यालय जाकर पढ़ेंगे, लिखेंगे, फिर एक दिन परीक्षा देकर उत्तीर्ण होंगे। उसके बाद कोई नौकरी करेगा या कोई व्यापार व्यवसाय। अभी तक उन बच्चों ने सोचा ही नहीं था कि वे बड़े होकर क्या बनेंगे, जबकि मास्टर साहब ने उनसे इनके बारे में पूछा था। अनादि कक्षा का सबसे शांत लड़का था, बड़े घर का बेटा। अनादि के पिता कालीश बाबू धनी होते हुए भी घमंडी नहीं थे। वे हमेशा यही कहते, बच्चों खूब मन लगाकर पढ़ो लिखो, नहीं तो तुम लोग मनुष्य नहीं बन पाओगे। अनादि पढ़ने में होशियार नहीं था। उसके लिए हर विषय का अलग मास्टर रखा गया था। वह हर साल किसी तरह बस पास ही होता। उस दिन मास्टर जी के प्रश्न के उत्तर में
सबने अलग अलग जवाब दिए। मैंने कहा मैं लेखक बनूंगा। सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। अनादि ने भी कहा कि वह भी लेखक बनेगा। अनादि और लेखक दोनों मित्र हैं। अनादि कक्षा का शांत विद्यार्थी है। उसके पिता बहुत धनी हैं, कलिश बाबू हैं, लेकिन घमंडी नहीं है। वो हमेशा बच्चों को यही सलाह देते हैं कि वे खूब पढ़े लिखे, मन लगाएं कर पढ़ाई करें, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे तभी वो मनुष्य बन पाएंगे। हालांकि उनका पुत्र अनादि जो है वो होशियार नहीं था। उसके लिए हर विषय के मास्टर थे। जैसे तैसे करके वो पास हो जाता था। अब जब मास्टर जी ने उनसे प्रश्न किया था कि वो क्या बनेंगे, तब लेखक ने तो कहा था कि मैं लेखक बनूंगा, और उसकी बात सुनकर सबको हैरानी हुई थी। और तब अनादि ने भी यही बात कही थी कि वह भी लेखक बनेगा। अनादि के पिता को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसके घर में ढेरों किताबें थी। वह जितनी अपनी विद्यालय की किताबें नहीं पढ़ता, उससे अधिक वे सब किताबें पढ़ता जो घर में रखी हुई थी। उन्हीं को पढ़ पढ़कर अनादि जैसे सारी दुनिया घूम लेता। मैं भी अनादि के घर जाकर वैसा पढ़ता। अनादि कहता, जानते हो, अच्छा लेखक होने के लिए अच्छा पाठक होना जरूरी है। मैं पूछता, अगर तुम लेखक बन गए तो तुम्हारे पिताजी का इतना बड़ा व्यवसाय कौन चलाएगा? अनादि उल्टा मुझसे ही पूछ बैठता, तब तुम किस प्रकार लेखक बनोगे? मैं कहता, मैं दिन में नौकरी करूंगा और बाकी समय लिखूंगा। अब यह प्रसंग आ रहा था अनादि के पिता के बारे में, जिन्हें किताबों का शौक था। घर में ढेरों किताबें थी। अनादि स्वयं उन किताबों को खूब पढ़ता था। उसे विद्यालय की किताबें उतनी अच्छी नहीं लगती थी जितनी उसे वहां रखी गई किताबें। जब वो इन किताबों को पढ़ता था तो ऐसे लगता था जैसे वो सारी दुनिया को में घूम आया हो, क्योंकि बहुत सारी जगहों की जानकारी उसे उन किताबों से मिल जाती थी। स्वयं लेखक भी अनादि के घर जाकर किताबें पढ़ा करता था। अनादि का यह मत था कि अगर हमें अच्छा लेखक बनना है तो अच्छा पाठक बनना पड़ेगा। यानी अगर हम पाठक अच्छे हैं, बहुत किताबों को पढ़ने वाले हैं, तो हम अच्छे लेखक बन सकते हैं। लेखक ने उससे पूछा कि तुम लेखक अगर बन गए तो जो तुम्हारे पिता का इतना बड़ा व्यवसाय है वो कौन चलाएगा? तब अनादि ने लेखक से ही प्रश्न पूछा था कि तुम ये काम कैसे करोगी? तब लेखक ने बताया था कि मैं नौकरी करूंगा और जो बाकी समय मुझे मिलेगा उसमें मैं लेखन कार्य करूंगा। धीरे धीरे हम विद्यालय से कॉलेज और फिर एक दिन विश्वविद्यालय पहुंच गए। वहां से निकल कौन कहां गया पता नहीं। मैं नौकरी के सिलसिले में विभिन्न प्रांतों में घूमता रहा। अनादि के माता पिता नहीं रहे। उसकी हवेली एक गैर बंगाली व्यापारी ने खरीद ली और वह विदेश भ्रमण को निकल गया। बरसों तक इधर उधर भटकते रहने के बाद मैंने सोचा कि अब एक जगह टिक जाऊंगा। ठीक उसी समय एक हिंदी सिनेमा कंपनी ने मेरी एक कहानी पर फिल्म बनाने का प्रस्ताव रखा और पटकथा लिखने में मेरा सहयोग मांगा। मुझे केवल पटकथा ही नहीं लिखनी पड़ी, उसके साथ लोकेशन पर मध्य प्रदेश के एक गांव में भी जाना पड़ा। अब यह लेखक बता रहा है कि जिन दिनों वो पढ़ा करते थे अनादि के साथ, समय के साथ साथ वो विद्यालय की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज पहुंच गए और कॉलेज से फिर विश्वविद्यालय की पढ़ाई उन्होंने की। विश्वविद्यालय से निकलने के बाद कौन मित्र कहाँ चला गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं रही। लेखक स्वयं नौकरी के सिलसिले में कई प्रांतों में घूमता रहा था। इतने समय में अनादि के माता पिता भी नहीं रहे थे, तो अनादि की जो हवेली थी वो एक गैर बंगाली ने खरीद ली थी और स्वयं अनादि जो था विदेश भ्रमण के लिए निकल गया था। कई वर्षों तक भटकने के बाद स्वयं लेखक ने भी सोचा था कि अब वो एक जगह टिक जाए, क्योंकि इससे पहले वो नौकरी के सिलसिले में बार बार कई कई प्रांतों में भटकता रहा था। अब उसने सोचा था कि वो कहीं एक जगह टिक जाए। जिस समय वो ये विचार उसके मन में आया था, उसी समय की बात है कि हिंदी सिनेमा कंपनी ने उसे एक कहानी पर फिल्म बनाने का निर्णय लिया था। जिस कहानी का हम जिक्र कर रहे थे, साहब बीबी और गुलाम, जिस पर फिल्म बनाई गई थी। ये उनका एक उपन्यास था।
इस उपन्यास पर फिल्म बनाई गई थी और फिल्म का नाम था साहब बीबी और गुलाम। तो सिनेमा कंपनी ने उनसे कहा कि वो उनकी फिल्म कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं और उनसे सहयोग मांगा और कहा कि वो इसकी पटकथा लिखें, यानी उस फिल्म की मुख्य कहानी को लिखने में उनका सहयोग दें। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां ये फिल्म फिल्माई जाएगी उन्हें उनके साथ वहां जाना होगा, यानी जिस लोकेशन पे, यानी मध्य प्रदेश में जहां जिस गांव में इस फिल्म को फिल्माना था, उन्होंने कहा लेखक से कि वो स्वयं भी उनके साथ वहां उस स्थान पर चले। रास्ते में एक नदी पड़ती थी, आड़पा। प्रतिदिन असंख्य लोग इस पार से उस पार आते जाते हैं। हमें भी नाव से उस पार जाना पड़ा। कुछ लोग सिनेमा कंपनी के तंबू में रहे, बाकी के हम कुछ लोग विद्यालय में ठहर गए। निपट देहात का गांव, वहां की ग्राम पंचायत ने ही यह विद्यालय खोला था। विद्यालय में छुट्टी थी। मैं मास्टर जी से बातें करने लगा। मैंने पूछा, इस पिछड़े गांव में सारा जीवन बिताना आपको खराब नहीं लगता क्या? मास्टर रामावतार शर्मा बोले, खराब क्यों लगेगा? मेरे हाथों आखिर कुछ लोग तो मनुष्य बन ही रहे हैं। जिस समय लोकेशन पर लेखक को जाने का अवसर मिला, वहां जाने के लिए उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती थी और नदी का नाम था आड़पा। उस नदी के पार जाने के लिए, वहां गांव तक पहुंचने के लिए वो नाव का सहारा लेते थे और नाव से इस पार से उस पार जाया करते थे। लेखक और उनके साथियों को भी, सिनेमा वाले लोगों को भी उस पार जाने के लिए नाव का सहारा लेने पड़ा। कुछ साथी उनके वही कंपनी के तंबू में रह गए और कुछ लोगों के ठहरने की व्यवस्था विद्यालय में की गई थी। गांव का इलाका था और वहां का जो विद्यालय था वो भी उसी हिसाब से था। देहाती गांव था, विद्यालय भी देहाती है, और वहां की ग्राम पंचायत ने उस विद्यालय को खोला था। उस समय विद्यालय की छुट्टी थी, जहां उनके लेखक और अन्य लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। जब ये लोग वहां पहुंचे तो वहां के जो मास्टर जी हैं रामावतार, उनसे वो बातें करने लगे। बातों ही बातों में लेखक ने उनसे पूछा था कि इतने पिछड़े हुए गांव में रहना आपको खराब नहीं लगता? आप सारा जीवन अपना यही व्यतीत कर रहे हैं, तो आपको बुरा नहीं लगता क्या? तब मास्टर जी ने कहा था कि मुझे बुरा क्यों लगेगा, क्योंकि मेरे हाथों कुछ लोगों का भला हो रहा है। मैं कुछ लोगों को मनुष्य बना रहा हूँ, यानी गांव के देहाती बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनको एक अच्छा इंसान बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें वहां गांव में रहना बुरा नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय से संबंधित एक अद्भुत कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। यानी लेखक जो उनसे प्रश्न पूछ रहे थे कि तुम्हें यहाँ रहना बुरा नहीं लग रहा है, इससे संबंध में रामावतार ने उन्हें एक कहानी बताई, और वो कहानी थी रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय से संबंधित। उन्होंने उस कहानी का जिक्र करते हुए बताया कि बहुत पहले की बात है, सन 1909 की। रूस में एक लड़का अपने कमरे की खिड़की दरवाजे बंद कर माता पिता से चोरी छिपे एक चिट्ठी लिख रहा था। 8 वर्ष का लड़का किसी को इस प्रकार चिट्ठी लिख सकेगा, इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। वर्तनी की गलतियों से भरी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, रद्दी कागज। एक दिन चुपके से वह चिट्ठी को डाकखाने में डाल आया। यह प्रसंग आ रहा है लियो टॉल्स्टॉय की कहानी का, जिसमें जिक्र किया गया है एक बच्चे का, कि एक बच्चे ने लेखक को एक चिट्ठी लिखी थी, और बात ये 1909 की है। उस रूसी बच्चे ने अपने कमरे के खिड़की दरवाजे बंद करके माता पिता से छिपकर चिट्ठी लिखी थी। तब वो 8 वर्ष का बच्चा था। इस बात को सुनकर वास्तव में कोई यकीन नहीं कर सकता कि इतना छोटा बच्चा किसी को चिट्ठी लिख भी सकता है। उस बच्चे ने चिट्ठी लिखी। हालांकि वर्तनी की अशुद्धियां थी, मात्राओं की गलतियां बहुत ज्यादा थी, लिखावट भी टेढ़ी मेढ़ी थी और कागज भी रद्दी था, तो भी उस बच्चे ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर चुपचाप डाकखाने में डाल आया। उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया, यानी काफी समय बीत गया, चिट्ठी का जवाब नहीं आया। उस बच्चे ने चिट्ठी में क्या लिखा था? उसने लिखा था, डियर काउंट टॉल्स्टॉय, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
दुनिया में सबसे अधिक श्रद्धा मैं आपके प्रति रखता हूँ। बड़ा होकर एक दिन मैं आपके समान ही साहित्यकार बनना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। उस बच्चे ने जो चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी का अंश यहाँ लिखा गया है कि उस बच्चे ने उन्हें क्या लिखा था। उन्होंने प्रणाम किया था बच्चे ने उनको और कहा था कि मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ और मैं आप जैसा ही बड़ा साहित्यकार बनना चाहता हूँ और इसलिए आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। संक्षिप्त सी चिट्ठी। किंतु जिन्हें प्रतिदिन सैकड़ों चिट्ठियां मिलती हों, वह भला 8 वर्ष के एक साधारण से बालक की अशुद्धियों से भरी हुई चिट्ठी का जवाब देंगे? एक दिन सचमुच टॉलस्टॉय का जवाब आ गया। हालांकि हैरानी की बात थी कि इतने महान साहित्यकार हैं, लेखक हैं टॉलस्टॉय, जिनके पास अनगिनत चिट्ठियां आती हैं सैकड़ों, तो वो क्या ऐसे बच्चे की चिट्ठी का भी जवाब देंगे जिसमें इतने सारी अशुद्धियां हो और छोटे बच्चे की लिखी हुई हो? लेकिन तो भी टॉलस्टॉय ने उस चिट्ठी का जवाब दिया था। लड़के के माता पिता दोनों ही उस दिन बाहर वाले कमरे में बैठे थे। तभी डाकिया चिट्ठी दे गया। पहले तो उन्होंने समझा चिट्ठी उनके लिए है, लेकिन नहीं, चिट्ठी पर उनके 8 वर्षीय पुत्र का नाम लिखा था। आश्चर्य! माता पिता को बहुत हैरानी हुई। कमरे के बाहर वो बैठे हुए थे। डाकिये ने जब चिट्ठी दी तो पहले तो उन्होंने ये सोचा ये उनके लिए चिट्ठी आई है, लेकिन जब देखा वहां तो नाम उनके बेटे का था, 8 वर्षीय बेटे का। वो हैरान थे, 8 वर्ष के लड़के को किसने चिट्ठी लिखी? जल्दी से उन्होंने चिट्ठी खोली। भेजने वाले का नाम पढ़कर तो वे अवाक रह गए। एकदम वो हक्के बक्के हैरान रह गए कि इस छोटे से बच्चे को किसी ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखने वाले का जब नाम पढ़ा तो बहुत अधिक चकित रह गए, हैरान रह गए। उसमें लिखा था, तुम्हारी लेखक बनने की इतनी तीव्र इच्छा है, इसका मतलब है तुम सांसारिक प्रसिद्धि पाना चाहते हो। किसी के प्रति कठोर नहीं बनूंगा, किसी पर दोषारोपण नहीं करूंगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, सबसे प्रेम करूंगा, यही मनुष्य की प्रथम और मुख्य कामना होनी चाहिए। टॉलस्टॉय ने उस बच्चे को जो जवाब दिया था उसमें यह लिखा था कि तुम वास्तव में प्रसिद्धि चाहते हो, तुम्हारी प्रसिद्धि पाने की तीव्र इच्छा है, जो तुम लेखक बनना चाहते हो, वास्तव में तुम संसार में प्रसिद्ध होना चाहते हो। तो इसके लिए तो साधारण सा तरीका यही है कि तुम इन बातों पर ध्यान दो कि मैं कभी कठोर नहीं बनूंगा, किसी पर व्यर्थ का दोष नहीं लगाऊंगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, सबसे प्रेम पूर्वक रहूंगा। अगर तुम ये सारी बातें करते हो तो वास्तव में तुम महान मनुष्य हो ही। तो वास्तव में मनुष्य की पहली कामना तो यही होनी चाहिए कि वो किसी का अहित ना करे, किसी पर दोष ना लगाए, किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अगर कोई व्यक्ति ऐसे काम करता है तो वो अपने आप ही प्रसिद्ध हो जाता है। चिट्ठी पढ़कर 8 वर्ष का वह बालक कुछ भी ना समझा, समझ पाने की उसकी उम्र भी नहीं थी। मैंने भी इस कहानी से प्रेरणा लेकर गांव के लड़के लड़कियों को अच्छा नागरिक बनाने की साधना शुरू कर दी। अब यहाँ जो मास्टर राम अवतार जी हैं वो बता रहे हैं लेखक को, वो बच्चा तो खैर उस चिट्ठी का मतलब नहीं समझ पाया था, 8 वर्ष का था, छोटा था, लेकिन जब मैंने ये कहानी पढ़ी है, इस कहानी को पढ़कर मुझे प्रेरणा मिली है और उसी प्रेरणा को लेकर ही मैं अब इस गांव में लड़के लड़कियों को अच्छा नागरिक बनाने का कार्य कर रहा हूँ। बस आ गया इस विद्यालय में, यानी इस काम को करने के लिए ही मैं इस गांव में आया हूँ। मैंने पूछा, टॉलस्टॉय की चिट्ठी की घटना आपने किस किताब में पढ़ी, उसका नाम बताएंगे? वह घटना मैंने घाट बाबू से सुनी थी, शर्मा जी ने कहा। मैंने पूछा, घाट बाबू? घाट बाबू कौन? रामावतार शर्मा जी ने कहा, वही जिन्होंने आपको नदी पार करवाई थी। घाट बाबू ही खुद नाव खेकर सबको मुफ्त में नदी पार करवाते हैं, आपने तो उन्हें देखा है। अब यह लेखक ने पूछा उनसे कि जो कहानी आपने पढ़ी है वो कहानी आपने कहाँ पढ़ी, किसकी पढ़ी थी, कौन सी घटना थी और कौन सी किताब में पढ़ी थी? तब रामावतार जी ने उन्हें बताया कि ये बात उन्होंने घाट बाबू से सुनी थी। लेखक के पूछने पर कि ये घाट बाबू कौन है,
तो उन्होंने बताया कि ये वही घाट बाबू हैं जो आपकी नाव को खेकर यानी चलाकर यहाँ तक लाए थे, जो वास्तव में मुफ्त में ही लोगों को नदी पार करवाने का काम करते हैं। खुद वो नाव चलाते हैं मुफ्त में और लोगों को नदी के इस पार से उस पार ले जाते हैं। वही जो आपको भी यहाँ लेकर आए हैं, तो आपने तो उनको देखा ही होगा। यह विद्यालय भी उन्हीं के पैसों से बना है। उन्होंने आदिवासी बच्चों के लिए एक पुस्तकालय भी बनवा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने एक अस्पताल भी बनवाया है। वहाँ सिर्फ दवा ही नहीं, बीमारों के लिए विशेष भोजन की भी व्यवस्था है। इस विद्यालय में पढ़ा एक लड़का नागपुर से डॉक्टरी पास करके आया है और इसी अस्पताल में डॉक्टर है। रामावतार जी से घाट बाबू की बातें सुनते सुनते बहुत देर हो गई। अब लेखक जो उनसे बातें कर रहे थे, घाट बाबू के बारे में जान रहे थे, तो रामावतार जी ने बताया कि ये वही घाट बाबू हैं जो आपको नौका से यहाँ लाए थे। ये विद्यालय उन्हीं के पैसों का बना है। उन्होंने यहाँ के आदिवासी बच्चों के लिए पुस्तकालय बनवाया है, अस्पताल बनवाया है। यहाँ केवल दवाएं ही नहीं, बीमारों को भोजन भी मिलता है। और यहीं का पढ़ा हुआ एक बच्चा जो है डॉक्टरी पास करने के बाद यहाँ अस्पताल में डॉक्टर भी बन गया है। रामावतार जी ने ये सारी बातें घाट बाबू के बारे में उन्हें लेखक को बताई। मैंने देखा कि चारों ओर किताबों के सहारे रखी अलमारियों में बहुत सी किताबें कतारों में सजाकर रखी हुई थी। मैंने पूछा, ये सब किताबें किसकी हैं? इन्हें कौन पढ़ता है? लेखक ने देखा था उस विद्यालय में दीवार के सहारे बहुत सारी अलमारियां थी और उन अलमारियों में बहुत सारी किताबें बहुत पंक्ति बनाकर सजाकर रखी गई थी। लेखक के मन में जिज्ञासा हुई थी कि इतनी सारी किताबों को यहाँ कौन पढ़ता होगा। शर्मा जी ने बताया, ये सारी किताबें घाट बाबू की हैं। उन्हें लेखक बनने का जुनून था। टॉलस्टॉय की वह चिट्ठी पढ़ने के बाद से ही उन्होंने लिखना छोड़ दिया और यहाँ आकर घाट बाबू बन गए। जैसा कि बचपन की घटना से भी हमें मालूम हुआ था, जब लेखक ने कहा था कि वह लेखक बनना चाहता है, तब घाट बाबू ने भी उन्हें बताया था कि वो वास्तव में वो भी लेखक बनना चाहते हैं। अब यहाँ प्रसंग आ रहा है उन्हीं के बारे में कि उन्हें बचपन में कहानियां पढ़ने का शौक था, साथ साथ में लेखक बनने का भी शौक था। तो टॉलस्टॉय की कहानी पढ़ने के बाद से ही उनके मन में ये विचार उन्होंने त्याग दिया कि वो लेखन कार्य छोड़ दिया और यहाँ आकर घाट बाबू बन गए। वे एकदम से बोल उठे, वह देखिए घाट बाबू आ रहे हैं। मैंने देखा घाट बाबू अंदर आ रहे हैं। माथे पर पगड़ी, बदन पर कुर्ता, गाढ़े की धोती और पैरों में चमरोदा जूता। ये घाट बाबू की पोशाक थी जो वो पहने हुए थे। पगड़ी है, कुर्ता है और मोटी धोती पहने हुई है, जूता ऐसा जो चमड़े का बना हुआ। याद आया, यही घाट बाबू नाव खेकर हमारी सिनेमा पार्टी को अड़प्पा नदी के इस पार लाए थे। पहले तो मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया, लेकिन माथे से पगड़ी खुलते ही मैं आसमान से गिरा। मैं उछल पड़ा, अरे अनादि! जो ये घाट बाबू हैं, वास्तव में ये अनादि ही हैं जो लेखक के बचपन के मित्र थे। यही अब इस समय घाट बाबू बनकर नाव को खे रहे हैं और यही जो थे उन्हें अड़प्पा नदी पार कराकर यहाँ लाते। जब उनके माथे से पगड़ी खुली थी तब लेखक उन्हें पहचान गए और एकदम से वो चौंक गए कि अरे ये तो अनादि हैं। अनादि ने तब मेरी ओर देखा और पहचान कर कहा, अरे तुम! मैं अनादि को सामने पाकर खुद में खोया हुआ सा बोल उठा, तुमने हम सबको हरा दिया भाई। यह देखकर मैं उसके पैर छूने ही वाला था कि उसने हृदय से लगा लिया। अरे अरे, किस लिए पैर छू रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं स्वयं को संभाले ना रख सका। मेरी आंखों में सावन की झड़ी लग गई। मैं विचार करने लगा, 2500 वर्ष पहले कोई राजा का पुत्र धूल भरे पथ पर उतरकर महात्मा बुद्ध हो गया था और इस युग में भी ठीक वैसे ही आश्चर्यजनक घटना घटी। एक करोड़पति का पुत्र अनादि मुखर्जी किसी की लिखी एक उक्ति पढ़कर ना जाने किस जादू मंत्र से घाट बाबू बन गया था। अनादि ने जब पहचान लिया उन्हें भी, लेखक को,
और वो दोनों चौंक गए। उन्होंने कहा, ये क्या हुआ? लेखक तो देखकर ऐसे लगा जैसे खो से गया हो। भाव विभोर हो उठे थे वो, यहाँ तक कि उन्होंने अनादि के पांव छूने लगे। जैसे ही वो आगे बढ़कर उनके पांव छूने लगे तो अनादि ने उन्हें अपने गले से लगा लिया और कहा, पांव किस लिए छू रहे हो, तुम तो पागल हो। वे अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था। लेखक उनको इस हालत में देखकर उनकी आंखों से आंसू की झड़ी बह उठी थी। उन्हें लगा कि ये कितना महान व्यक्ति है। उनकी कल्पना थी कि जैसे महात्मा बुद्ध ने सारे राजकाज छोड़ दिए थे, सारी सुविधाएं छोड़ दी थी और धूल भरे पथ पर चढ़े गए थे, कठोर साधनाएं की थी और महात्मा बुद्ध बन गए थे, उसी प्रकार ऐसा लग रहा था ये अनादि जो एक करोड़पति का पुत्र है, सारे ऐशो आराम सारी सुख सुविधाओं को त्याग दिया है, एक गांव में देहात में आकर रहने लगा है, लोगों की सेवा करने लगा है, लोगों के लिए अस्पताल बना रहा है, पुस्तकालय बना रहा है, उनके लिए विद्यालय का प्रबंध कर रहा है। ये कौन सा जादू मंत्र हुआ? लगता है उस उक्ति का ही प्रभाव था। एक पंक्ति पढ़ लेने के बाद जैसे उसने जादू कर दिया उस पंक्ति ने, और उसने घाट बाबू के जीवन को ही बदल दिया हो। कहाँ इतना धनी संपन्न व्यक्ति जो था, उस जादू के कारण जो था, उस पंक्ति से प्रभावित होने के कारण जो था, आज वो घाट बाबू बन गया है और लोगों की सेवा में अपना जीवन लगा रहा है। आइए अब इसका अभ्यास कार्य देखें। संकेत के आधार पर है यहाँ प्रश्न। अनादि के पिता कलिश बाबू कैसे आदमी थे? अनादि के लिए हर विषय पर अलग मास्टर क्यों रखा गया था? अनादि ज्यादातर कौन सी किताबें पढ़ता था? अति लघु के अंतर्गत है, कक्षा में मास्टर जी ने बच्चों से क्या प्रश्न पूछा? अनादि के पिता सब बच्चों को क्या सीख देते थे? रामावतार जी ने लेखक को किस महान साहित्यकार से जुड़ी कहानी सुनाई? लघु उत्तर के अंतर्गत आएंगे, अच्छा लेखक होने से पहले अच्छा पाठक होना जरूरी है। अनादि के इस कथन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। लियो तोल्स्टॉय ने चिट्ठी के जवाब में क्या लिख भेजा? रामावतार शर्मा ने लियो तोल्स्टॉय की कहानी से क्या प्रेरणा ली? दीर्घ प्रश्न के अंतर्गत आते हैं, घाट बाबू ने गांव के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए? पाठ के अंत में लेखक की आंखों में आंसू क्यों आ गए? उन्होंने घाट बाबू को किसके समान बताया और क्यों? आशा है आपको पाठ घाट बाबू समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।